आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज के प्रैक्टिस सेट में टोटल 50 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। अपने सभी साथी मित्रों तक एक बार इस क्लास को शेयर कर दीजिए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है। बताना है इसमें कि राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, स्वयंभू को। राम कुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि स्वयंभू को माना है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ जो है सुमेलित करना है। इधर रचना है और इधर जो है इसके रचनाकार हैं। बताना है इसमें कि राइट आंसर कौन सा होगा। राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, बीसल देव रासो जो है नरपत नाल का है और खालिक बारी जो है अमीर खुसरो का है और भारतेश्वर बाहुबली राज जो है ये है शालिभद्र सूरी की और दोहा कोश जो है ये है सरापा का। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इन साहित्य इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें जो है आपका इतिहास ग्रंथ से एक क्वेश्चन बना था, तो इसी तरह से आपको बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, हिंदी साहित्य का नया इतिहास जो है ये है बच्चन सिंह का और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो है ये है गणपति चंद्रगुप्त का और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये है राम कुमार वर्मा का और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो है ये है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। तो आपका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ये महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है और उनके जो रचनाकार हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए जो है आप लोग इसे ज़रूर याद कीजिए। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है। महामुद्रा किसे कहते हैं, बताना है इसमें इसका क्या अर्थ होता है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग जो है ये महामुद्रा कहलाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, रचना और रचनाकार की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प गलत है।
बताना है कि इसमें से कौन सा जो है रचनाकार है कि उसकी रचना नहीं है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, वेली कृष्ण रुक्मणीरी। ये जो है चतुर्भुजदास की रचना नहीं है, बाकी सभी जो है सही है। ध्यान मंजरी ये अग्रदास की रचना है। बरवे नायिका वेद ये रहीम की है। और भक्त माल जो है ये नाभादास जी की रचना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर है ये आपका 6 है। अलवार वैष्णवों की संख्या कितनी है बताना है। नाथों की संख्या जो है वो 9 है और सिद्धों की संख्या 84 है। तो वैसे ही बताना है कि अलवार वैष्णवों की संख्या कितनी है। ये देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 12। अलवार वैष्णवों की संख्या जो है 12 है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है। टप टप बूंद परहि जस ओला, बिरह पावन होई मारे झोला। पंक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रेखांकित अंश से क्या आशय ग्रहण किया है। बताना है कि इस पंक्ति में विरह पवन हुई मारे झोला का अर्थ शुक्ल जी ने क्या बताया है या माना है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, वात के प्रकोप से अंग का शून्य हो जाना। इसका यही आशय है। आगे देखते हैं। देखिए आपको इसी तरह से जो है प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। तो जो नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और पीछे भी आपको प्रैक्टिस सेट जो है करा दिया गया है, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और अपना जो है टेस्ट दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। निम्न कवियों और उनकी कृतियों में कौन सा सुमेलित नहीं है। बताना है कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। इधर कवि दिए गए हैं और इधर जो है उनकी काव्य कृतियाँ दी गई हैं। बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, नंददास यमुनाष्टक। यमुनाष्टक जो है ये है रहीम दास की। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है। पियूं सो कहूँ संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सो धनी बिरहे जरी मुई, तही का धुआं हमा लाग। में भौरे व काग को अलग अलग संबोधित करने की व्याख्या के प्रसंग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन क्या है। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, आवेग की दशा में यही उचित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के आशय हैं। उर में माखन चोर गड़े,
अब कैसहु निकसत नहीं ऊधव, तिरछे हों जो अड़े। बताना है इसका अर्थ क्या है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। आपका ऑप्शन नंबर डी सही होता है। इसमें देखिए ए सही है, गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं, और सी है इसमें वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती हैं गोपियाँ, और डी में है कृष्ण को दिल से निकालना गोपियों के लिए असंभव की बात है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है बताना है इसमें। इसमें बताना है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है या फिर असंगत है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम किसने दिया। बताना है कि उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम किसने दिया है। इसमें जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। क्वेश्चन नंबर 13 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आपको बताना है इसमें जो है राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसमें आपका श्रृंगार मंजरी जो है ये है चिंतामणि का, और साहित्य सार जो है ये है मतीराम का, और रस सारांश जो है ये है भिखारी दास का, और प्रेम चंद्रिका जो है ये है देव की। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी सही होता है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, घनानंद को साक्षात रस मूर्ति किसने कहा है। बताना है कि घनानंद को रस मूर्ति किसने कहा। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। देखिए अगर हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी का पढ़ना है तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए, वहाँ पर जो है इनकी बुक से प्रैक्टिस सेट कराया गया है। तो ये सारे प्रश्न जो है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, मैथिली शरण गुप्त के कृतित्व के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है बताना है।
राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ये जो है गलत है, बाकी सभी जो है सही है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना है, कि जो है इनका जन्म काल के अनुसार क्रम में लगाना है। इसमें देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसके बाद जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमखन है, उसके बाद प्रताप नारायण मिश्र हैं, फिर जगमोहन सिंह हैं। आइए देख लेते हैं इनका जन्मकाल। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म हुआ था 1850 में और मृत्यु हुई 1885 ईस्वी में। और प्रेमखंड का हुआ था जन्म 1855 में और मृत्यु हुई 1923 ईस्वी में। प्रताप नारायण मिश्र का जो है 1856 में जन्म हुआ था, 1994 में इनकी मृत्यु हुई है। जगमोहन सिंह का जो है 1857 में जन्म हुआ और 1899 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है, राम नरेश त्रिपाठी द्वारा संकलित संपादित कविता कौमुदी संग्रह से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है कि कविता कौमुदी के बारे में कौन सा कथन गलत है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ये जो है गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन ये सही हैं कविता कौमुदी के बारे में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। ये पंक्तियाँ जो है किसकी हैं, बताना है कि किस रचनाकार की ये पंक्ति है। राइट आंसर हो जाता है इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की ये पंक्ति है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, कविता करके तुलसी न लसें, कविता लसी पा तुलसी की कला। तुलसीदास जी के लिए यह प्रशस्ति वचन इनमें से किसका है, बताना है कि ये जो है किसका है, कि तुलसीदास जी के बारे में जिन्होंने कहा है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की ये पंक्ति है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, द्विवेदी युग की कविता है, कविता की जो विशेषता है कौन सी है द्विवेदी युग की, ये बताना है आपको। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक जो है इसकी विशेषता रही है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्ना आधार। इस काव्यांश का प्रतिपाद्य है, इसका अर्थ क्या है, बताना है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। देखिए यहाँ पर जो है करुण रस है, अगर रस की बात हो तो इस कविता में करुण रस है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है। काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल, बनाते हो असफल अवधाम। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ कामायनी के किस सर्ग की हैं बताना है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, श्रद्धा। क्वेश्चन नंबर 23 है। जयशंकर प्रसाद की निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का सही अनुक्रम क्या है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 है। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था। बताना है कि भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा जो पहला नाटक किया गया था वो इसमें से कौन सा था। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सत्य हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 25 है। उपन्यास और उपन्यासकारों का सुमेलन कीजिए। इनको जो है मिलाना है कि किस उपन्यासकार की रचना कौन सी है इसमें। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। देखिए पुनर्नवा जो है ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। कब तक पुकारूं ये है रांगे राघव का। और भूले बिसरे चित्र ये जो है भगवती चरण वर्मा का है। और मनुष्य के रूप ये यशपाल का है। आसान था, बस ये है कि सुमेलन के लिए दे दिया गया था तो थोड़ा टाइम लगता है इस तरह के प्रश्नों को करने में, लेकिन आसान होते हैं ऐसे प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 26 है। समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा जो है किस उपन्यास में है। बताना है कि भंगी समाज का उल्लेख इसमें से किस रचना में हुआ है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, नाचो बहुत गोपाल में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है। नई कहानियाँ पत्रिका के संपादक कौन थे। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, भैरव प्रसाद गुप्त। बैकग्राउंड में आप लोगों को थोड़ा आवाज़ आ रही होगी बच्चों की, तो आप उसे जो है इग्नोर कीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 है। इन रचनाओं में कौन सी रचना रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित है। बताना है कि रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना जो है इसमें से कौन सी है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, गेहूं और गुलाब।
क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित संप्रदायों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए बीपीएससी जो है थोड़ा काव्य शास्त्र से भी क्वेश्चन अब पूछ रहा है। तो अभी जो है ग्रामर, हिंदी व्याकरण और काव्य शास्त्र और हिंदी साहित्य का इतिहास, ये तीनों जो है लेकर के चलना है। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। देखिए औचित्य जो है क्षेमेंद्र का, और वक्रोक्ति जो है ये है कुंतक का, और ध्वनि के हैं ये आनंदवर्धन, और रस से संबंधित तो भरतमुनि हैं ही। ये जो है आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है। बताना है कि द्रुत विलंबित छंद का जो है लक्षण इसमें से कौन सा है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। एक नगड़ होता है, दो भगड़, एक रगड़, और अंत में जो है 12 वर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, अपस्मार क्या है, बताना है। ये भी जो है आपका काव्य शास्त्र से क्वेश्चन बना है। देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, संचारी भाव का एक प्रकार है अपस्मार। बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, अवध शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दीर्घ जलधार। इस पंक्ति में कौन सा छंद है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, भैरव। क्वेश्चन नंबर 33 है, हरा भरा है सब पेट जो भरा, सुनो नहीं तो बस शून्य है धरा, लगे हमारे सब काम पेट से, बचा न कोई इसकी चपेट से। इसमें छंद बताना है कौन सा है। देखिए इसमें जो है आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, वंशस्थ है। क्वेश्चन नंबर 34 है, मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के विपरीत जो है क्या होता है, या फिर दोहा का विपरीत क्या होता है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सोरठा। दोहा का विपरीत जो है सोरठा होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसमें कौन सा अलंकार होता है। तो वर्णों की आवृत्ति जहाँ होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, अमीय हलाहल मद भरे, सेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जय ही चितवन एक बार। इसमें बताना है अलंकार कौन सा है। देखिए ये जो पंक्ति है ये है रसलीन की। इसमें राइट आंसर हो जाता है यथासंख्य। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से क्या क्या अलंकारों के अंतर्गत जो है आते हैं। बताना है कि अलंकार के अंतर्गत कौन कौन सा आएगा।
आसान क्वेश्चन है, वैसे ये केवल इतना बड़ा भारी भरकम पूछा गया है, बाकी जो प्रश्न है बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, पहला और तीसरा सही है। देखिए दीपक अलंकार होता है और उल्लेख अलंकार होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 है, वर्ण संकेतों की सहायता से भाव विचार की अभिव्यक्ति है। तो वर्ण संकेतों की सहायता जो है लिपि के द्वारा दी जाती है और उसी के द्वारा जो है भाव व्यक्ति अपनी जो है की जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 है, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है बताना है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मी लिपि। क्वेश्चन नंबर 40 है, आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सोसियोर। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित बोलियों को क्षेत्र के अनुसार जो है सुमेलित करना है, बताना है कि कौन से क्षेत्र की कौन सी बोली है। यहाँ पर देखिए आपका अवधी कहाँ बोली जाती है और ब्रज जो है कहाँ से संबंधित है, भोजपुरी कहाँ से संबंधित है और मैथिली कहाँ से संबंधित है, ये बताना है। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अवधी जो है ये आपकी हो जाती है इलाहाबाद, ब्रज जो है ये मथुरा से संबंधित है, भोजपुरी जो है ये बनारस में बोली जाती है, बनारस का जो इधर यूपी का क्षेत्र है बनारस के आसपास का, वहाँ पर भोजपुरी बोली जाती है, और मैथिली जो है ये मुंगेर में बोली जाती है। तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 है, सुमेलित कीजिए। देखिए इसे जो है सुमेलित करना है कि यहाँ पर भाषा दी गई है और भाषा क्या है, ये बोली आएगा बोली के अंतर्गत, और ये जो है उसका अन्य नाम है कि कौन सी बोली जो है अन्य नाम से किस अन्य नाम से जानी जाती है, ये बताना है यहाँ पर आपको। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ब्रज भाषा जो है अंतर्वेदी के नाम से जानी जाती है और अवधी को जो है वैशवाड़ी के नाम से जानते हैं, और जो है हरियाणा जो है हरियाणवी इसको बोलते हैं, ये गलत लिखा है, ऐसे रहेगा। हरियाणवी जो है ये रहती है बांगरू और छत्तीसगढ़ी को कहते हैं खलटाई। इस तरह से जो है आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में कौन सा तालव्य ध्वनि है। तो तालु से जो है उच्चारित होने वाली ध्वनि कौन सी है, ये जो है तालु की सहायता से उच्चारित होती है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होता है, चा वर्ग। चा वर्ग की ध्वनियाँ जो हैं तालव्य ध्वनि के अंतर्गत आएंगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है। आपका संवृत में देखिए आएगा ये ई दीर्घ ई और उ दीर्घ उ,
ये चारों जो हैं संवृत्त में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? बताना है किसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है और किसमें नहीं है। अगर आप इसको जान जाएंगे कि जिसमें निश्चय है तो आपको पता चल जाएगा कि अनिश्चय किसमें है। देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो भाववाचक जो है करीबी है, जैसे बुढ़ापा हुआ, ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से स्त्री शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है बताना है। तो स्त्रीलिंग जो है, आप इन सारे शब्दों को वाक्य में प्रयोग कर दीजिए तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है। ये शराब जो है पी जाती है, शराब होती है, शराब पी जाती है, ये जो है स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही बहुब्रीहि समास का विकल्प है। बताना है श्वेतांबर का जो है विग्रह जो किया गया है इसमें वो क्या होगा, समास विग्रह। तो श्वेतांबर इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। श्वेत है अंबर, जिसके अर्थात सरस्वती जी। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? तो ये जो है राजपुरुष होगा, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 50 है, स्वाभाविक, स्वागत, इन दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, दोनों में क्रमशः स्व और सु है। स्वाभाविक में है स्व और स्वागत में है सु। इस तरह से आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी साथी मित्रों तक एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसी तरह से आप अपना सहयोग बनाए रखिए। और अगर इसी तरह से प्रैक्टिस सेट आप देखना चाहते हैं तो प्रतिदिन जो है आपको यहाँ पर मिलता रहेगा और आप जो है अपना आकलन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है साहित्य और व्याकरण दोनों जो है भाग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बीपीएससी पैटर्न पर आधारित होते हैं। आपको जो है हिंदी साहित्य से किसी भी तरह की परीक्षा है, उन सारे परीक्षाओं के लिए ये जो है क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली नई